खूबसूरत फूलों से सजा कमरा जिसमें सुहागरात की सेज पर बैठी 22 साल की सांवले से रंगरूप वाली आकांक्षा का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपनी साड़ी के पल्लू को एक मुट्ठी में कसती दूसरे हाथ के अंगूठे का नाखून चबाए जा रही थी। ये जाते जाते कैसा फैसला कर गई थी उसकी माँ उसके लिए। एक अनजान शख्स जिसे आकांक्षा ना तो जानती थी और ना ही पहचानती थी, उससे अचानक उसकी शादी हो गई थी। कहने को तो माँ की बचपन की पक्की सहेली का बेटा था, पर आकांक्षा के लिए पूरी तरह अनजान था। सफेद दीवारों वाला हॉस्पिटल का कमरा, जिसके मौत से सन्नाटे में बस आकांक्षा के रोने की आवाज आ रही थी। वो अपनी बिस्तर पर पड़ी माँ से लिपटी जार जार रो रही थी, क्योंकि डॉक्टर के बताए मुताबिक आकांक्षा की माँ के शरीर में कैंसर पूरी तरह फैल गया था और अब उन्हें बचाया नहीं जा सकता था। एक माँ ही तो थी उसकी दुनिया में, जिन्हें परिवार के नाम पर उसने अपने इर्द गिर्द देखा था, पर आज डॉक्टर की कही एक बात ने उसकी वो दुनिया उजाड़ दी थी। बाप का कुछ पता नहीं था, क्योंकि माँ ने कभी ठीक से बताया ही नहीं। बस इतना ही कहा था कि तुम्हें गलती समझ गिराने के पैसे थमा चला गया था, इसलिए ना तो कोई ददिहाल था ना ही ननिहाल। डॉक्टर की बात सुन आकांक्षा की माँ सुलोचना की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था, बस डर था तो आकांक्षा के इस दुनिया में अकेले रह जाने का। वे अपनी भोली सी बच्ची के इस भयानक दुनिया का अकेले सामना करने के ख्याल से कांप रही थी, और अपने इस डर का समाधान उन्हें अपनी बचपन की सहेली सुमन में नजर आया। उन्होंने पीछे आंखों में नमी लिए खड़ी सुमन को अपने पास बुलाया और दोस्ती का वास्ता देते हुए वादा मांगती बोली, मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो सुमन, तुम्हारा एक और एहसान रहेगा तुम्हारी इस मजबूर दोस्त पर। सुलोचना की अचानक मांग पर सुमन तो हैरान थी ही, आकांक्षा भी जम सी गई। उसने अपनी माँ का विरोध करना चाहा, पर सुलोचना ने उसे अपनी कसम के आगे मजबूर कर दिया। सुमन ने भी सुलोचना को समझाने की कोशिश की कि आकांक्षा को वो यूं ही अपने पास रख सकती है, ऐसे कमजोर पलों में इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, पर सुलोचना तो अपनी जिद पर अड़ी थी। हार सुमन ने उससे थोड़ा समय मांगा, पर अंत उसे सुलोचना से वादा करना पड़ा कि वह आकांक्षा को अपनी बहू बना लेगी। सुलोचना के गुजरने के 4 महीने बाद आज आकांक्षा दुल्हन बनी सेज पर बैठी ये सब सोच रही थी। मुट्ठी में कसा पल्लू पसीने के कारण गीला हो गया था और अंगूठे का नाखून दांतों से खुरेदते खुरेदते खुरदरा। तभी कमरे का दरवाजा खुला। एक लंबा, खूबसूरत, यही कोई 28 की उम्र के करीब सुमन आंटी का इकलौता बेटा मयंक अंदर आया। आकांक्षा ने पहली बार मयंक को देखा था, क्योंकि वह दिल्ली में रहता था और पेशे से एक आर्किटेक्ट था। आकांक्षा ने एक बार फिर अपनी पलकें झुका ली तो मयंक दरवाजा बंद कर बिस्तर के एक कोने पर आ उसकी तरफ पीठ किए बैठ गया और अपनी घड़ी उतारता बोला, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की जिद के कारण की है, इसलिए मुझसे या इस रिश्ते से किसी तरह की उम्मीद मत रखना। मयंक का ठंडा लहजा सुन पहले से ही नर्वस आकांक्षा का दिल टूट गया। उसकी आंखों में नमी भर आई। मयंक उसकी तरफ पीठ किए लेट गया तो वहीं आकांक्षा ने अपनी धुंधली हो गई आंखों से अपने सांवले रंग को देखा, जिसके साथ ही एक आंसू की बूंद उसके उल्टे हाथ पर टपक गई और वो धीरे से बोली, माना तन के मामले में हमारा मेल नहीं, पर पति पत्नी का रिश्ता केवल तन का ही तो नहीं। मयंक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आकांक्षा कुछ पल उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करती रही, पर फिर निराश हो चुपचाप अपने गहने उतार लेट गई और आंसू उसकी आंखों के कोनों से बह निकले। आकांक्षा ने एक बार फिर गर्दन घुमा मयंक की पीठ की तरफ देखा और फिर कमरे की छत को देखती अपनी स्वर्गवासी माँ से मन ही मन कहने लगी, माँ, पता नहीं आपका लिया फैसला किस अंजाम पर पहुंचेगा। मुझे डर लग रहा है, किसे बताऊं।
आकांक्षा के हाथ ठंडे पड़ रहे थे। अगला दिन तो मुंह दिखाई के लिए आती औरतों से मिलने, उनकी कंपैरिजन भरी बातें सुनने में बीत गया। तीसरा दिन दिल्ली जाने की तैयारियों में, क्योंकि मयंक की छुट्टियां खत्म हो रही थी। चौथे दिन करीब 10 बजे मयंक और आकांक्षा दिल्ली पहुंच गए। मयंक के फ्लैट में घुसते ही आकांक्षा हैरान रह गई थी। कोई तूफान आकर गुजरा यहाँ से। आकांक्षा ने फ्लैट के बिखरे हाल देख धीरे से कहा, जो मयंक के कानों तक नहीं गया। मयंक सामान लिए अपने कमरे में चला गया। आकांक्षा भी कुछ देर आराम करने के लिए जगह देखने लगी, पर उसे पैर रखने तक के लिए तो जगह दिख नहीं रही थी, बैठती तो कहाँ ही। उसने अपनी साड़ी का पल्लू घुमाया और कमर में अटका अपने हथियार ढूंढ काम में लग गई। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद कहीं जा वो फ्री हुई। तब तक मयंक, जो कि आते ही सो गया था, उठ आंखें मलता कमरे से बाहर आया। तो एक पल को उसे लगा कि वो किसी और के फ्लैट में आ गया है। इतना साफ, हर चीज अपनी जगह पर सलीके से लगी हुई। मयंक अभी अपना घर पहचान ही रहा था कि बाथरूम से नहाकर ढीली ढाली कुर्ती पहने आकांक्षा बाहर आई और मयंक को देख बोली, उठ गए आप? हाँ, ये सब, मयंक ने जवाब दिया। तो आकांक्षा ने मुस्कुरा किचन की तरफ जाते कहा, ये मेरे टाइप का नहीं था, तो इसे थोड़ा अपने टाइप का बना लिया। और फिर किचन प्लेटफॉर्म पर सब्जियां रख आगे कहने लगी, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं लंच बनाती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं ऑर्डर कर लेता हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है बनाने की। मयंक ने अपना फोन निकालते हुए कहा। तो आकांक्षा ने आलू छीलते हुए जवाब दिया, मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैंने बताया है। मयंक खुले मुंह पलके झुकाए आलू काटती आकांक्षा को कुछ देर देखता रहा और फिर वहां से चला गया। लंच के बाद मयंक अपना काम लिए बालकनी में बैठ गया तो आकांक्षा अपने अलमारी में कपड़े जचाने लगी। वो बार बार मयंक को कनकनियों से देखती, पर अपने काम में लगे मयंक की नजर गलती से भी उस पर नहीं पड़ती। इतने में घर की घंटी बजी। आकांक्षा दरवाजा खोलने जाने लगी तो मयंक ने उसे रोक दिया और दरवाजा खोला तो आकांक्षा के कानों में शोर पड़ा। आकांक्षा दुपट्टा ले बाहर आई तो मयंक 4 लोगों से मिल रहा था। वे लगभग उसी की उम्र के थे, जिनमें से 2 लड़कियां और 2 लड़के थे। तभी उनमें से एक की नजर पीछे आती आकांक्षा पर गई। नमस्ते भाभी जी, कहता वो शख्स आकांक्षा की तरफ बढ़ा तो आकांक्षा ने भी हल्का सा मुस्कुरा हाथ जोड़े। बाकी लोग भी आकांक्षा से मिले और सब बैठ बातें करने लगे। आकांक्षा ने मयंक के दोस्तों टीना, सौम्या, राहुल और रवि के लिए नाश्ते का इंतजाम किया और शाम दोस्तों की हो गई। पूरे फ्लैट में उनके ठहाके गूंजने लगे। सब हंस खेल रहे थे। बस एक आकांक्षा थी जो बिल्कुल अनजानापन महसूस कर रही थी। ना तो वो उनकी बातों को ही समझ पा रही थी, ना ही उनके जोक्स को। बस उनके चेहरे को देखती, फीका सा मुस्कुरा देती। बातों बातों में ही डिनर साथ करने का तय हो गया। आकांक्षा ने डिनर की तैयारी की और जब टेबल लगा उन लोगों को बुलाने के लिए आई तो उसने टीना को कहते सुना, ये किसे ब्याह लाए तुम? जब तुमने सौम्या को रिजेक्ट किया था तो मुझे लगा था पता नहीं ऐसी कौन सी हूर ब्याह के लाओगे जो सौम्या से भी खूबसूरत होगी, पर ये देखो, बुरा मत मानना, अगर रवि उसे भाभी जी कहकर ना बुलाता तो मैं तो उसे मेड समझने वाली थी। टीना, बोलने से पहले जरा सोच तो लिया करो। सौम्या ने टीना को टोका तो टीना आगे बोली, मैं तो सच बोल रही हूँ। तुम बताओ राहुल, तुम्हें कहीं से भी वो इसके स्टैंडर्ड की लगती है? टीना ने राहुल की तरफ देख पूछा। बेचारा राहुल झिझक के मारे बस इतना ही कह पाया, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, मत बोलो सच, पर मैं तो सच ही बोलूंगी, टीना ने इतरा कर कहा। तो सौम्या ने अब उसका हाथ कस कर दबाया और मयंक की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे। और ये शर्मिंदगी और गुस्सा सिर्फ सौम्या ने ही नहीं, छुप कर खड़ी आकांक्षा ने भी नोट किया था। डिनर के बाद सब चले गए। पीछे रह गई तो भारी सी खामोशी, जिसमें आकांक्षा चुपचाप किचन में लगी थी तो मयंक अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम निपटा रहा था। पर न जाने क्यों उसके कीबोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा शोर कर रही थी। आकांक्षा ये सब नोट कर रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उसके पास जाने की।
कि अचानक कीबोर्ड की आवाज आनी बंद हो गई। आकांक्षा को लगा कि मयंक सो गया है, पर तभी मयंक ने उसे बाजू से पकड़ अपनी तरफ घुमाया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। आकांक्षा ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल था। मयंक, आकांक्षा डरती बोलने लगी। चुप! मयंक की जोरदार आवाज से वो कांप कर चुप हो गई। मयंक ने उसकी दूसरी बाजू भी कसकर पकड़ी और उसे अपने करीब खींच वॉर्न करता बोला, खबरदार जो किसी से कहा कि तुम मेरी पत्नी हो। आकांक्षा की आंखों से आंसू लुढ़क गए। मयंक ने उसे पीछे धकेलते हुए छोड़ा तो आकांक्षा बेसिन से जा टकराई, जिससे उसकी चूड़ियां टूट उसके अपने ही हाथ में चुभ गई। उसके मुंह से आह निकली, पर मयंक उसे पूरी तरह अनदेखा कर वहां से चला गया।